बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AUKFX। और स्टार्ट इन फॉरेक्स का जो उर्दू कोर्स चल रहा है उसमें हमने प्रीवियस टॉपिक जो किया वो कैंडल स्टिक के बारे में था। तो उसमें मैंने कोशिश की कि काफ़ी कवर कर सकूं कैंडल स्टिक का जो मेन पार्ट है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मत समझें कि कैंडल स्टिक बस इतने पे आके ख़त्म हो गया है। अभी देखें, हम पिछले जब टॉपिक्स पे चल रहे थे तो मैंने शुरू के टॉपिक्स में पैटर्न कराया था। उस पैटर्न्स के अंदर मैंने इसे मुतारफ़ कराया था कि इलियट वेव भी कोई चीज़ होती है। लेकिन अब उसका टॉपिक असल आया क्योंकि अब आप क्योंकि कोर्स को स्पेशलाइज करते जा रहे हैं, तो मैंने उसी हिसाब से सब्जेक्ट्स को सेट करके रखा हुआ है ताकि वो वक्त से पहले अगर आप दोगे किसी को तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको दूसरे एंगल से उसको वेरीफाई करने के लिए कोई और चीज़ नहीं मिल रही होती। जब उसको वेरिफिकेशन मिल जाती है तो वो ज़्यादा समझता है। तो इसी तरह आप जो बेसिक से जो चीज़ें करते आए हैं, अब हम इस वक्त 23 टॉपिक जो हमारा चल रहा है इस वक्त इलियट वेव्स का। हालांकि ये इस वक्त सॉरी ये जो है 23 टॉपिक हो चुके हैं, ये हम 24 टॉपिक पे हैं। 24 टॉपिक इस वक्त ये चल रहा है इलियट वेव्स का। खैर, इलियट वेव्स थ्योरी बहुत बड़ी थ्योरी है। इलियट वेव्स के ऊपर तकरीबन तकरीबन ही फाइनेंशियल बैंक्स काम करते हैं। वेव्स को जो है रिस्पेक्ट करते हैं, उन वेव्स के ऊपर उनको पता है कि ये जो रिस्पेक्टिव वेव आ रही है, और उसमें एक टूल का इस्तेमाल होता है जो कि है फिबोनाची। तो फिबोनाची क्या चीज़ है और ये किस तरीके से है, मैं थोड़ा सा आपको अभी ज़रा सा इसको इजी कर दूंगा। किस तरह के आपने थोड़ा सा मैं इसको अभी और वाजे भी कर देता हूँ। जो चीज़ें मैं अब समझना चाह रहा हूँ कि जो आपको पहले समझाई भी थी तो वो आप में से शिकायत आई कि जी मुझे नहीं समझ आ रही बातों की, तो अब मैं ज़रा उसको और इजी करता जा रहा हूँ। ठीक हो गया। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट लेते हैं अपने इस सब्जेक्ट का। इलियट वेव बाद में हम चार्ट के अंदर जाएंगे, पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको इसमें बताना शुरू करूंगा। नंबर 1 आ जाए कि इलियट वेव कितनी वेव्स के ऊपर मुश्तमिल है। सॉरी, मार्केट दो पोर्शन में जा सकती है, या तो अप जाती है या मार्केट डाउन जाती है या मार्केट साइडवे जाती है। ठीक हो गया। साइडवे में भी मार्केट या तो यूं जाती है या फिर मार्केट यूं जाती है। ये टोटल मूव्स हैं मार्केट की जाने की। कभी मार्केट बहुत फास्ट चली जाती है, इस पोर्शन पे अगर आ जाएं तो वो यूं जाती है कि वो न्यूज़ होती है या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिससे अचानक से मार्केट में मोमेंटम आ जाता है एकदम से, या फिर मार्केट जाती है एक ट्रेंड के अंदर, इसको कहते हैं ट्रेंड, और ये आ जाता है ट्रेंड, या फिर मार्केट ट्रेंड वाइज जाती है, या फिर मार्केट सीधी स्ट्रेट अवे जाती है जो कि सूरत होती है चौपी कह लें या कंसोलिडेशन की सूरत में जाती है। ये वेव्स बनती हैं। ठीक हो गया। अगर इलियट वेव्स बनती हैं तो इलियट वेव्स जो हैं वो मार्केट में बनते हुए आपको टॉप पे भी ऐसे नजर आ जाएंगी इस तरह की वेव्स की शक्ल में, या फिर आपको ट्रेंड के अंदर भी इस तरह की शक्ल में नजर आ जाएंगी। ठीक है। तो ये टोटल जो फॉर्मेशन है इसको इसलिए समझाया जा रहा है कि ये जरूरी है कि आप पहले तो मूव्स को समझे ना, कि मूव्स कौन कौन सी मूव्स आ सकती हैं। ठीक है। तो वो मूव्स के अंदर आपको इंपल्सिव वेव क्या होती है, करेक्टिव वेव क्या होती है, ये चीजें समझनी है। अब जो ये पार्ट है इस पे पहले मैं आना चाहूंगा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, हम बाद में समझेंगे इलियट वेव होता क्या है। आपने सुना होगा कि कंसोलिडेशन का जो पार्ट होता है जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं, कि मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है। ये हो गई कंसोलिडेट, एक लफ्ज तो ये हो गया। दूसरा लफ्ज आता है मार्केट में कि मार्केट जो है वो है चॉपी। ठीक है। मार्केट चॉपी है, यानी कि किसी चीज को चॉप करना, कीमा बनाना उसका। फिर आ जाता है मार्केट जी साइडवेज है, तो साइडवेज हो गई। तीनों लफ्जों का एक ही मतलब होता है। अब वो मतलब क्या है कि आप इसमें ट्रेडिंग नहीं करो, इसको आप करें अवॉइड। ठीक है। ये आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे भरे पड़े हैं जो आपको कहेंगे अवॉइड दिस,
इधर आपने डू नॉट ट्रेड, ऐसा ही है। अब मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि जो मेरा कोर्स है वो कोर्स आपको कहता है कि इसी में ट्रेड लेना है। वो कोर्स आपको यह बताएगा कि असल ट्रेड कंसोलिडेशन में ही ली जाती है और छोड़ दी जाती है, इन्हीं अप एंड डाउन्स के अंदर। ये है मेरा कोर्स। ये कोर्स नहीं है कि हम उसके अंदर जो चीजें जो हमने वहां से सीख ली हुई हैं, जो हमारे पास यूट्यूब में डाटा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराही के लिए है, वो आपको गुमराह कर देगा। ये शायद बहुत कम ऐसी वीडियोस बनी होंगी जो जिनके अंदर वैलिड डाटा दिया जा रहा है, जो मैं आज आपको दे रहा हूं। कि आप ये बात ज़हन में रख लें कि कंसोलिडेशन कोई बुरी चीज नहीं है। जितने भी लोग ट्रेड्स लेते हैं वो अपनी ट्रेड की एंट्रीज और एग्जिट कंसोलिडेशन पार्ट में लेते हैं। ये बात मैं इसलिए चाहता था कि पहले समझा दूं। अब आप इलियट वेव्स पे आए तो अब आपको समझ आएगी कि इसकी अहमियत क्या है, जो बात मैंने अब तक आपको समझाई। अच्छा जी, शुरू करते हैं इलियट वेव्स को। इलियट वेव्स के अंदर दो किस्म की वेव्स होती हैं। नंबर वन होती है इंपल्सिव वेव। इंपल्सिव वेव मुश्तमिल होती है 5 वेवों के ऊपर, यानी कि चाहे वो ऊपर जा रही हो, चाहे नीचे जा रही हो, चाहे वो साइड से जा रही हो, साइड से नीचे आ रही हो, ट्रेंड की शक्ल में। वो होगी कुछ इस तरह से कि पहली वेव बनेगी तो ये फर्स्ट वेव कहलाएगी। फर्स्ट वेव को पूरा का पूरा अगर कोई वेव डाउन कर जाती है 100%, तो ये इलियट वेव का इंपल्सिव नहीं है। रूल नंबर वन तो बेसिक आपको बता दिया कि ये पूरा का पूरा रिट्रेस नहीं करेगा। ये किस तरह रिट्रेस करेगा? ये फर्स्ट वेव जब जाएगी तो ये इसको 50%, 61.8, 78.6 या मैक्सिमम 88.6 तक इसको कर सकती है रिट्रेस, और उसके बाद फिर ये वापसी थर्ड वेव के लिए वापसी ऊपर चली जाएगी। थर्ड वेव जो है वो इस पूरे रिट्रेसमेंट के साइज से बड़ी होनी चाहिए, दूसरी शर्त। और थर्ड वेव का साइज एटलीस्ट इस फर्स्ट वेव के साइज से बड़ा होना चाहिए, थर्ड वेव का साइज, ठीक है। और उसके बाद फिर मजीद जितनी भी ये ऊपर जाती है और फिर उसके बाद फिर ये खास पोर्शन बना के दोबारा रिट्रेस होती है। अब जो करेक्शन पार्ट आ रही है, तो ये पहली जो पार्ट थी ये इंपल्स हो गई। ये कौन सी हो गई? ये इंपल्स वेव हो गई। और नंबर 1, नंबर 2 जो वेव है, ये जो नंबर 2 है, नंबर 2 वेव हो गई आपकी करेक्टिव वेव। ये डिपेंड करती है एबीसी के पैटर्न में, वो मैं आगे बाद में बताता हूं करना क्या है। पहले तो उसको समझ लें कि जो पहली वेव होती है वो हमेशा नंबर 1 को हम काउंट देते हैं, हम उसको एक नाम देते हैं। हमें नेम देना जरूरी है वेव्स के अंदर, अगर आप सही से इलियट वेव को समझना चाहते हैं। ठीक हो गया? आपने इसको नेम दे दिया। अब ये सेकंड आ गई, करेक्टिव हो गई, थर्ड आ गई, थर्ड के बाद जो फोर्थ आएगी, फोर्थ नीचे आएगी, और ये जो सेकंड का टॉप है ये देख लें, ठीक है, ये सेकंड का टॉप है। फोर्थ भी हो सकता है 88.6 आ जाए। अब इसमें दो कंडीशन है, या तो इसको पैरेलल ना करे या फिर इसको पैरेलल ना करे। असल में ये जो लाइन अब आपकी आ रही है, ये वाली, ये लाइन, इसको ओवरलैप नहीं करना है, इससे आके करीब नजदीक और वापसी ऊपर चले। अब ये एक और बात, फिबोनाची में अगर ये 88.6 मिसाल के तौर पे रिट्रेसमेंट आ चुकी है, तो करेक्टिव पार्ट की रिट्रेसमेंट इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि पहले ही उसको बहुत ज्यादा रिट्रेस मिल चुका है। अब वो इतना रिट्रेस नहीं करेगी, मैक्सिमम 50 या फिर बहुत ज्यादातर तो 38.2 पे ही वापस चली जाती हैं, या मैक्सिमम 61.8। ये इसका मैक्सिमम रेशियो होगा आपकी फिबोनाची के अंदर, इस फोर्थ वाली का। उसके बाद ये फिफ्थ के लिए गामजन हो जाएगी, जो कि दोबारा से इंपल्स वेव होगी। ठीक हो गया? ये चीज कहलाती है इलियट की एक वेव, जिसे हम एक इंपल्सिव वेव का नाम दे सकते हैं। ये वाली नहीं, ये जो मैंने आपको पोर्शन सिखाया, ये सिर्फ बताना था कि इसमें 100% कभी भी नहीं होगा। अगर नहीं तो फिर वो इलियट वेव नहीं है, वो कोई और पैटर्न बन रहा होगा। आप उसको थोड़ा सा टाइम दें, वो आपको थोड़ी देर बाद बता देगा कि वो पैटर्न क्या बन रहा है, लेकिन वो कभी भी इलियट वेव के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, ना इंपल्सिव में ना करेक्टिव में, अगर वो 100% है। अच्छा जी, अब आप आ जाएं, ये फोर्थ हो गई, फोर्थ के बाद ये आपकी आ गई फिफ्थ वेव। ठीक हो गया? इसका मतलब इंपल्स वेव जो पूरी कहलाई वो 1 2 3 4 5 इसने कंप्लीट कर दिया, 1 भी कर दिया,
2 भी कर दिया, 3 भी कर दिया, 4 भी कर दिया, 5 भी कर दिया। ठीक हो गया। अब ये जो मैंने नीचे पोर्शन अलग से दिया, ये वेव्स इन दी वेव्स का पोर्शन है, ये अभी मैं थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन आप इसको कंफर्म कर लें कि आपका 1 2 3 4 5 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि ये शक्ल अब आपकी आगे से फिर चेंज हो जाती है। किस तरह चेंज हो जाती है कि आपने इसको भी थोड़ा सा, अच्छा जी, आपने क्या करना है, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये आपका 4 था, वेव 5 है, वेव 5 का 4 ओवरलैप हो सकता है। ठीक है, ये वाला ओवरलैप नहीं हो सकता। ठीक है, ओवरलैप यानी ओवरलैप कहते हैं कि मार्केट जो है वो पहले वाले भी जहां से टर्न हुई थी उसके भी ऊपर से क्रॉस कर गई, इसको कहते हैं ओवरलैप होना। तो ओवरलैप जो है, ओवरलैप ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती। ये क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये इंपल्स के दौरानिये में थी, ये वाली इंपल्स के दौरानिये में चल रही थी, ये वाली इंपल्स अब हो चुकी है। तो अब जो मार्केट नीचे डाउन की तरफ आएगी तो ये ओवरलैप हो सकती है। इसको कहते हैं मजीद नीचे आना, यानी कि अब जो पार्ट बनने लगा है वो करेक्टिव है। किस तरह कि इसका जो ओवरलैप है सेकंड का, और जो इसका ओवरलैप था इससे थोड़ा सा ऊपर कह लें आप, थोड़ा सा ऊपर कह लें, यानी कि 20% के हिस्से को कह लें आप, तो मार्केट ए वेव जा सकती है। वैसे अमूमन जाती है ए वेव तकरीबन 50 से लेके, ठीक है, और 90% तक भी चली जाती है, क्योंकि आपका असल में करेक्टिव पार्ट स्टार्ट हो रहा होता है। तो इसलिए यह पॉसिबिलिटी है कि जाती है, मार्केट में कई जगहों पे ऐसा देखा गया। अब ये जो पोर्शन आया ये क्या कहलाएगा, इस पे भी बात करते हैं। फिर आएगा बी पार्ट। बी पार्ट जब ऊपर जाएगा तो बी पार्ट इससे ओवरलैप नहीं करना चाहिए, इससे ओवरलैप ऊपर नहीं करेगा। अगर कर जाता है तो एक और फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं इलियट वेव के अंदर ही 5 की वेव में ही 6 और 7 और 8 और 9 का दाखिल हो जाना, मगर ये रेयर केस है। अच्छा, अब आप एक बात समझ लें कि आपको जो कोर्स के अंदर मैं समझाना चाह रहा हूं, इस रेयर केस का हमारा कोई कोर्स से ताल्लुक ही नहीं है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। ये नहीं कि मुझे ये आता नहीं है, मुझे ये सारा कुछ अच्छी तरह से रटा हुआ है, मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है और मैं इसका जवाब देना जानता हूं। लेकिन ये बात अपने ज़हन में अगर आप ख्याल पैदा कर लेते हैं तो ये बात समझ लें कि जब आप थोड़ा सा 40-50 वीडियो के बाद आएंगे तो आप बोलेंगे वाकई ये सही कह रहे थे, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह ये कंसोलिडेशन पार्ट्स के बारे में बात बताई मैंने आपको, ये अभी आगे जाके आपको पता लगेगा इनकी अहमियत क्या है और आपको कितना धोखे में रखा गया है। आप जो स्टडी ले रहे हो आपको उस चीज से हटाया जा रहा है जिस चीज में पैसा है, सही है, आपको उस जगह पे लगाया जा रहा है जहां पे पैसा आपने लगाना है और उन्होंने कमाना है, सही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। एक मिनट, ये मैं बीच में क्या मसला आ गया, चेंज द कलर स्कीम और कीप द करंट स्कीम और अगेन इफ माई कंप्यूटर कंटिन्यू फॉर कीप द करंट स्कीम एंड डोंट शॉर्ट दिस। चलो, बहरहाल ये बात अब आप समझ लें। तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि रेयर केस ये भी हो जाता है। तब अगर ये ए वेव जो अब निकली है, ये जो ए वेव है, जब ये इसको ओवरलैप कर जाएगी फिफ्थ को, यानी कि फिफ्थ का जहां से टर्न आउट आया, अगर इसको ओवरलैप कर जाती है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, तो खैर बहरहाल ये अब जो करेक्टिव पार्ट्स होंगे ये मैक्सिमम जाते हैं 78.6, मतलब इनका लेवल ही यही होता है करेक्टिव का, सही है, 78.6 से लेके 88.6 ये नंबर बनता है। अच्छा, अब बी पोर्शन बन गया, ये इसने बना दिया ए वेव, उसके बाद अब आ रही है बी वेव। तो बी वेव जो है वो इसका तकरीबन 61.8 आएगी, 61.8 आएगी बी वेव, और बी वेव बनने के बाद दोबारा से सी वेव निकल जाएगी। सी होती है लंबी, 5 से ऊपर जाती है, सी वेव हो जाती है लंबी, 5 से ऊपर चली जाती है। ये मैं वो पोर्शन बता रहा हूं जो ये रेयर केस वाला है, रेयर केस वाला। रेयर केस में फिर इसी चीज को लोग काउंट नहीं कर पाते, जब काउंटिंग नहीं होती तो इसको 6, 7, 8, 9 में दाखिल कर देते हैं, और असल में तो ये करेक्टिव पार्ट शुरू हो चुका होता है। और इस तरह का पैटर्न टेढ़ा मेढ़ा आता है, ये बहुत इसको बिगाड़ के टेढ़ा मेढ़ा करके ज़रूर आपको देंगे ताकि आपको चार्ट की समझ ना आए।
क्योंकि अगर चार्ट समझ आ गया तो दुनिया अमीर हो जाएगी 5 मिनट में, बड़ी सीधी सी बात है। तो इस तरह ये इसको बिगाड़ा जाता है और ये होता है मार्केट में, तो हम लोग इसकी करेक्टिव पार्ट को ही भूल जाते हैं। अब मैंने बुनियादी बातें आपको समझाना शुरू की। नंबर 1 के इम्पल्सिव वेव क्या होती है, एक 1 2 3 4 5, इसके अंदर जो 1 3 और 5 है ये आपकी इम्पल्सिव वेव्स हैं, 1 3 5। और जो 2 आ रहा है 2 और 4, ये 2 और 4 आपका करेक्टिव पार्ट होगा। तो ये एबीसी की शक्ल में होगा, यानी कि ये कुछ इस तरह करके इस तरह करके इस तरह होगा, 3 वेव वाली शक्ल में। यानी कि आप इसको 1 2 3 कह लें, लेकिन क्योंकि हमने 1 2 3 वहां लिखे होते हैं तो नाम बिगाड़ने वाली बात है, नाम की समझ नहीं आएगी, तो हम इसको कर देते हैं ए, इसको हम कर देते हैं बी और इसको हम कर देते हैं सी। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आती है कि ठीक है ये एबीसी हो गई, वो 1 2 3 4 5 हो गई। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ए जो है ये क्या है, यानी कि अगर एक 1 लूं और एक मैं 3 लूं और एक 5 लूं, तो क्या इनके अंदर भी वेव्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं। अगर आप मंथली चार्ट पे हो तो मंथली चार्ट के अंदर इनर कैंडल्स डेली, उसकी वीकली की होती हैं, वीकली के बाद डेली की होती हैं, डेली के बाद वो H4 की होती हैं। तो वो इनर कैंडल्स है ना, उसके अंदर की कैंडल्स होती है, यानी कि मंथ को तोड़ा वीक के अंदर तो 4 कैंडल्स, वीक को तोड़ा डेली के अंदर तो 7 कैंडल हो गई, 7 में से भी बल्कि 5 कैंडल, 2 दिन तो छुट्टी है। फिर H4 को तोड़ा तो अंदर घंटों की कैंडल, H4 को तोड़ा H1 में तो 4 कैंडल है जी। तो ये इसी तरह है ना, तो इसी तरह ये वेव्स के अंदर भी इन दी वेव्स, यानी कि वेव्स इन दी वेव्स, अंदर वेव के अंदर भी एक वेव मिलेगी। किस तरह मिलेगी? इस तरह मिलेगी कि जो वेव 1 होगी, ये वाली 1, अब ये वेव 1 है और ये मैं अब आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, और ये आ गई वेव 2 करेक्शन पार्ट। ठीक है, पर ये होगी किस तरह? अंदर से वेव इन दी वेव में, इसके अंदर भी एक पहले इंपल्स जाएगी, करेक्टिव आएगी, फिबोनाची से नापेंगे, बाकायदा प्रॉपर दिखाएगी आपको। ठीक है, फिर आप ऊपर जाएंगे थर्ड के बाद फिर फोर्थ के बाद आ जाएगी 5th पे। अब यहाँ आके जो है ना, इस पॉइंट पे आके 5th खत्म हो जाता है। ये जो छोटा सा मैं आपको इधर एक 5, बल्कि ऐसे भी नहीं समझाओ, ये इसके हम नंबर्स ही दूसरे लेते हैं ताकि आपको बात की समझ आ जाए। ये जो 1 थी, ये इस वक्त ये वाली 1 है। ठीक है, और इधर जो 2 और 4 कर लो, तो इधर जो 2 है वो ये है। ठीक है, अब यहां पे ये जो वेव बनी, ये बनी वेव 1, तो इसको हम रोमन नंबर में एक वेव 1 कह देते हैं। ठीक हो गया, ये ऐसा करेक्टिव पार्ट था, इसको हम रोमन नंबर के अंदर वेव 2 शुमार कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इसको इसी तरह सो ऑन 3, ठीक है, ये 3 हो गई, और ये हो गया 4, ये रोमन के अंदर 4 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 5। ठीक हो गया, चलो जी। अब इसके अंदर वेव्स इन दी वेव्स, अब आप टाइम टेबल को और तोड़ें, आप इस वाली वेव के अंदर भी जाएंगे ना, इस वाली वेव, तो इसके अंदर भी आपको इसी तरह 5 वेव्स मिलेंगी। अब आप उसका एक और नया नाम रखेंगे। असल बात है ये समझने की कि बड़ा चार्ट ले लिया जाता है, उस बड़े चार्ट के बाद उसको छोटे पे शिफ्ट किया जाता है, फिर और छोटे पे शिफ्ट किया जाता है, फिर एक उस मुसलसल एक खास वेव का साइज लिया जाता है। ठीक है, आप ये सोचें कि आपको टोटल चार्ट मंथली तक का दिया है, अगर आपको ईयरली चार्ट मिल जाता तो, उस ईयरली चार्ट के अंदर 6M का भी चार्ट मिल जाता तो, कि 6 महीने का पूरा एक कैंडल दिखाए, तो आसान नहीं हो जाता? आपको पता चल जाता कि अगले 6 महीने तो ये कैंडल ने जाना ही इधर है, तो ये तो बहुत आसान हो जाता। इसको बड़ा टिपिकल तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, इस बात को समझने की है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से डिजाइन किया गया कि जिसमें आप ट्रैप भी हो जाएं और आपसे पैसा कमाया जा सके। दोनों ने कमाना है। अगर आप फॉरेक्स सीख जाते हैं, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं सीखते तो फिर वो लोग कमाएंगे आपसे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। ये थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है, मैं अब आपको इसको मजीद बता दूं। अब इस करेक्टिव वेव में कितनी वेव हैं? इस करेक्टिव वेव के अंदर, यानी कि 1 के अंदर तो हो गई 5, ठीक है, 3 के अंदर भी जो थी वो आ गई मजीद 5, रोमन वाली ना,
ये जो रोमन वाली जिस तरह आई, एक 1 के अंदर और 3 के अंदर, तो हमने 3 इसको शामिल कर लिया, ये वाली 3, इस वाली 3 के अंदर भी तकरीबन इसने ऐसे करके 5 वेव बना दी। ठीक हो गया, मजीद इम्पल्स के अंदर इम्पल्स आ गई ना, इसी तरह इसमें भी आ गई 5। अच्छा, अब जो 2 है, 2 के अंदर कितनी वेव्स आएंगी? इसके अंदर आएंगी 3, मगर वो 3 हम कहलाएंगे ए, बी और सी। इसी तरह 4 के अंदर भी ए, बी और सी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो करेक्टिव पार्ट है, इस करेक्टिव पार्ट को अगर आप नापें तो ये इस तरह से करके देगा कि पहले एक वेव आएगी, उसके बाद वो वेव जाएगी 38.2 तक, और फिर वो चली जाएगी सीधा 1.272, यानी कि फिबोनाची के एक्सटेंशन पे ये आ जाएगी एक पूरी की पूरी करेक्ट वेव, यानी कि जिसमें आप इसका नाम दे सकते हैं कि ए, ठीक है, पहले कैपिटल में लिख दिया ए, बी और फिर सी। अब ये सब कुछ मैं मिटा के अगर आपको समझाऊं, आपको इस बात की समझ भी आ गई कि हाँ ये हुआ क्या है। ये तो हेड एंड शोल्डर है। क्या होता है हेड एंड शोल्डर, क्यों फेल हो जाता है? अब ये सवाल है। जो हेड एंड शोल्डर देखते हैं वो कहते हैं हेड एंड शोल्डर तो बन गया मगर नीचे नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि वो करेक्टिव पार्ट था। अगर आपको इलियट वेव आती होती तो आप उसमें नहीं फंसते, आप उसमें सेल की जगह बाय ले लेते। ये बात है समझने की। तो इसके अंदर अब एबीसी के अंदर मजीद एबीसी आएंगी, बिल्कुल आएंगी। वेव्स इन दी वेव्स, इसके अंदर भी आपको एबीसी मिलेंगी। आप इसको स्मॉल ए कर लें, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, जो कि बड़ी वाली ए बनती है। एक ए बी सी मिलके बड़ा वाला ए वेव बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके दरमियान में आ जाएं। हाँ जी, दरमियान में भी इसी तरह से है। ठीक हो गया। अच्छा, सच केसेस के अंदर मैंने एक बात ये भी की कि अब इधर देखें तो 2 के अंदर आपको ए, बी और सी मिलेगी और 4 के अंदर भी ए, बी और सी मिलेगी। अच्छा, अब ए और बी के अंदर क्या है? ए और सी वेव सम टाइम इंपल्स वेव उठा लेते हैं। ये कहां होता है? अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी समझा देता हूं। इधर बात करते हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा जब फर्स्ट वेव निकलती है, अगर तो वो उसकी सेकंड करेक्शन शार्प है तो यहां पे आपको जो वेव आएगी ना वो आएगी 1 2 3 की शक्ल में। जब ये थर्ड वेव ऊपर जाती है और थर्ड के बाद जो करेक्शन है वो शार्प नहीं होती, वो थोड़ी ऐसे हो जाती है जिसको हम कहते हैं वाइस वर्सा, यानी कि ट्रेंड की शक्ल में। इस ट्रेंड के अंदर जो इसकी ए वेव होगी वो होगी 1 2 3 4 5 और उसके बाद फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5। मगर ये टोटल पार्ट करेक्शन ही कहलाएगा। ये सम टाइम रेयर केसेस होते हैं, मगर ये होते किस तरह आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप पिछली वेव में जाके चेक करें तो पीछे भी आपको 5 ही मिल रही होती हैं पूरी गिनती की। जब 5 वेव मिल रही हैं तो उसके बाद 5 कैसे आ गई, तो आप समझ जाओगे कि ये करेक्टिव पार्ट है। लेकिन इसका पहले वाला जो था वो शार्प था और ये होता है, ये शार्प था तो सेकंड वाला जो आया वो शार्प नहीं आया, वो वाइस वर्सा आ गया। यानी कि इसका नाम है वाइस वर्सा, यानी कि साइडवेज। ठीक है, वाइस वर्सा। और आपने नहीं सोचा कि फिर कंसोलिडेशन क्या होता है? इसको कहते हैं कंसोलिडेशन, और इस कंसोलिडेशन को एशियन टाइम पे ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। ये वो पार्ट है। अब मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि सम टाइम ऐसा होता है रेयर केसेस में, मगर मोर देन एबीसी ही इनर्ट होता है। ठीक है। अच्छा, बी क्या होता है? खाली जो बी होता है, ये ज़हन में रखें कि जो बी होता है वो हमेशा सिर्फ 1 2 3 पे होता है बस। ए, बी और सी, या फिर 1 2 और 3 वेव्स, 3 वेव पैटर्न बी बनता है। ठीक है। तो फिर करेक्शन कितनी हुई? मजमुआ क्या निकला? मजमुआ ये निकला कि अब मैं सबको साफ करने लगा हूं। ठीक है। मजमुआ ये है कि 1 के अंदर 5 वेव होती हैं, 3 के अंदर 5 वेव होती हैं, 5 के अंदर 5 वेव होती हैं, 2 के अंदर एबीसी होता है, 4 के अंदर एबीसी होता है और बी के अंदर एबीसी होता है। अच्छा, ए के अंदर भी एबीसी हो सकता है, लेकिन ए के अंदर एबीसी भी हो सकता है और ए के अंदर इम्पल्स भी हो सकती है। इसी तरह सी जो है वेव, क्योंकि लंबी वेव होती है, तो सी वेव भी सम टाइम हो जाएगी इलियट में 5 वेव की
और 3 वेव की। बड़ा ही आसान तरीके से अब मैंने आपको इलियट समझा दिया। मत पड़े इस चक्कर में जो आपको कहा जा रहा है ये वेव जाई, ये वेव गई, ये होगा इंपल्स। उसके बाद अब ये देखो ये क्या कर रहा है, ये बुलिश फ्लैग बन रहा है, ये फलाना बन रहा है, बड़े प्यारे प्यारे नाम है। उसके बाद ये यूं कर रहा है, ये यूं कर रहा है। तो अब ये देख रहे हो आप, यूं करके मुझे पैटर्न दिखा देंगे इस तरह के। तो मुझे समटाइम हंसी आती है कि ये पैटर्न है ही नहीं तुम्हारे, इस पैटर्न में रह के तुमने कौन सी ट्रेड लेनी है। ये तो इसके बाद जो एक्शन आएगा वो तो तुम्हें पता नहीं है, उसका तुम इंतजार करो कि ये वाला एक्शन आएगा तो मैं यहां पे बाय ले लेता हूं। लेकिन अगर वो एक्शन गिर गया, ड्रॉप कर गया, तो उसकी 2 बेसिक वजह है। इसी पैटर्न को मैं आपको समझा दूं। इलियट वेव के मुताबिक ये देखिए, ये सिंगल वेव गई, ये आ गया करेक्शन, ये हो गई 5th वेव। ठीक है, अब आप पैटर्न देखें कि वो करके आ रहा है। पैटर्न कर रहा है, पहले इस तरह बड़ा ट्राइंगल बना रहा है, फिर छोटा करता जा रहा है। आप नोट करें, फिर वो छोटा करता जा रहा है, फिर वो छोटा करता जा रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, अब इसको आप एक ट्रेंड लाइन यहां लगा देते हो ऐसे करके। मैंने अक्सर लड़कों के चार्ट देखे, मुझे बहुत हंसी आ रही होती है कि और मजे की बात, इलियट वेव के अंदर ये शामिल भी है। इसके अंदर इसको कहते हैं ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है, या जिगजैग पैटर्न, या फिर डायगोनल पैटर्न। मैंने बहुत पढ़े हैं, मुझे लाइव ट्रेडिंग में इनका कोई फायदा नहीं है, ना ही ये मेरे कोर्स में शामिल है, क्योंकि ये आपको कोई फायदा दे ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि ये ट्राइंगल बनने के बाद कहा जाता है कि एक इंपल्स और आएगा ऊपर की तरफ। ठीक हो गया। अब मैं आपको साबित करता हूं कि कैसे गलत है। ये ऊपर नहीं आता, ये हमेशा नीचे की तरफ चला जाता है, और ये हमने देखा है। और मार्केट मेकर इसको बहुत मजे से नीचे लेके जाते हैं। क्यों? और वो हमेशा इसको ड्रॉप करते हैं 3 वेक्टर की शक्ल में। 1 वेक्टर, थोड़ी सी कंसोलिडेशन, 2 और 3। और ये कल ही हुआ है, जुम्मे वाले दिन यही चीज हुई है। और ये क्यों हुई है, बात को समझे। बुलिश फ्लैग, बियरिश फ्लैग, ये सारे नाम है पैटर्न्स के। नाम तो देने पे हम आए तो हम तो, क्योंकि फॉरेक्स को जो बंदा नहीं समझता ना, वो उस पर क्या करेगा, 400 किताबें और लिख देगा, वो उसके ऊपर और बातें कर देगा। तो हम तो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं। हमें इस कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकलना है। हमें इसको बिल्कुल वेरी सिंपल करना है और उस तरह से समझना है। प्राइस एक्शन की तरफ से समझ लें। मार्केट के अंदर ये कौन है, ये बायर है। ठीक है, ये बायर हो गया, सही है, बायर का प्रेशर है। अच्छा, ये बंदा कौन है, ये सेलर्स हैं जी। ठीक है, ये सेलर्स हैं। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे ये बताओ, यहां पे अब बायर जो था वो कम हो गया इस जगह पे, फिर यहां पे और कम हो गया, यहां पे और कम हो गया। ऑलरेडी बाय करके आए हुए हो आप ऊपर, ये भी ध्यान में रखें। आपकी सप्लाई हुई भी है, अब डिमांड की बात है। सप्लाई तो आपने कर दी, अब यहां पे बायर खत्म होता जा रहा है। खत्म हो गया बायर, तो क्या तवक्को रख रहे हैं एकदम से बायर आ जाएगा ऊपर? सवाल ही नहीं पैदा होता। आपका सेलर जो ऊपर टॉप पे बैठा है वो अब ज्यादा ओवर रूल्ड कर गया आपको, वो गिरा देगा एकदम से मार्केट को नीचे। ये है बात समझने की। इसको इंग्लिश मुझे इतनी अच्छी नहीं आती जिसके अंदर मैं समझा सकूं, तो नहीं मैं इस पर कोई किताब लिख सकता हूं, लेकिन जो मैंने समझा है अब तक अपने इस कैरियर में कि ये मार्केट इसीलिए गिरती है। तो इसलिए जब ये फ्लॉप केसेस हैं तो मैं अपने कोर्स में इनको शामिल नहीं रखता। तो ये मत समझिएगा कि मुझे इलियट के बारे में पता ही नहीं है, पता मुझे सब है, लेकिन मैं उसको यूं नहीं शामिल कर रहा कि आपके लिए बेकार है। अब भी आप उसको समझो नहीं, आप बेशक समझें, मगर जरा थोड़ा सा जब मास्टरिंग पे आ जाएंगे, इस कोर्स को मुकम्मल कर लेंगे, फिर मैं आपको खुद बोलूंगा इसको समझें, तो आप बोलेंगे ये मजाक है, ये कोई फायदा ही नहीं है हमें इसका। क्योंकि हमारी मूव कमाने वाली ये एरिया, हमने 3rd वेव के अंदर दाखिल होना है और 4th की करेक्शन से बाहर हो जाना है। हमने इस कंसोलिडेशन का करना क्या है? अच्छा, कंसोलिडेशन अगर हम लेते हैं तो एशियन में लें, ताकि जो फॉरेन टोक्यो और लंदन ओपन होते हैं उसकी हम ट्रेड उठाएं, बजाय इसके कि हम एक यूएस सेशन की कंसोलिडेशन में आ रहे हैं, जिसके बाद तो एकदम से फिर ड्रॉप्स ही आएंगे। तो ये चीज़ें अब से नहीं है, कई ज़माने से इन पेयर्स के अंदर चलती हुई आ रही हैं। तो अब हम चलते हैं, बात को हमने समझ लिया, अब आते हैं इलियट वेव को पहचानते किस तरह चार्ट के अंदर। अब तकरीबन 30 मिनट की वीडियो हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो मैं चाहूं तो वो भी बना दूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसी में कवर कर देता हूं। बेशक वीडियो अगर लंबी होती है, नहीं तो फिर हम इसका नाम जो है इलियट वेव 1 रख लेते हैं, और मैं दूसरी वीडियो बना देता हूं ताकि मुझे भी जरा आसानी हो जाएगी। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे जो आएंगे वो टॉपिक है हमारा कि इलियट वेव को फाइंड आउट करना, कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं कि टॉपिक नंबर 24 का जो है ये पार्ट ए हो गया है, ये ए पार्ट है। ठीक है, अब हम आपको देंगे बी पार्ट, तो मैं इसको यहां पे मेंशन भी कर देता हूं। ठीक हो गया।
और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। अ, इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो है इलियट वेव, सही है, और इसमें हम इसको मेंशन कर देते हैं कि ये ए पार्ट है जी, ए पार्ट, ठीक है। अब हम बी पार्ट में आ जाएंगे, सही है। मिलते हैं हम आपसे बी पार्ट के अंदर।